हम सबसे पहले हेडिंग को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम क्या रहने वाला है, व्हाट इज फेडरलिज्म। और इस वाली हेडिंग का हम बढ़िया तरीके से ऑपरेशन करने जा रहे हैं। आज के बाद आपको इस वीडियो के बाद इस वाली हेडिंग से कोई भी डाउट नहीं रहेगा। अब बेसिकली इस वाली हेडिंग में ना आपको दो चीजों के बारे में पता चलेगा अकॉर्डिंग टू योर टेक्स्ट बुक्स। पहली चीज मीनिंग ऑफ फेडरलिज्म, दूसरी चीज फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं मीनिंग ऑफ फेडरलिज्म। हाँ भी मीनिंग क्या है, फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है। इंग्लिश में डेफिनेशन करवाने से पहले ना मैं आपको मतलब समझा देता हूँ हावी फेडरलिज्म होता क्या है। जब भी कोई सरकार अपनी पावर्स की डिवीजन करती है लोगों की सुख सुविधा के लिए, उसको फेडरलिज्म बोला जाता है। यहाँ पर जो पावर है, पावर का मतलब ये नहीं है कोई मैजिकल पावर है, इसका मतलब क्या होता है, पॉलिटिकल राजनीति पावर। इसको बेस्ट एग्जांपल से समझाता हूँ। इंडिया में पॉलिटिकल पावर्स को डिवाइड किया गया है। से इंडिया में एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, पूरी की पूरी इंडिया को चलाती है, मतलब पूरी की पूरी इंडिया के रूल कौन सी गवर्नमेंट बनाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट। और उसके बाद आ जाती है स्टेट गवर्नमेंट। हमारे इंडिया की जितनी भी स्टेट्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पंजाब स्टेट उठा लो, वो उस पूरे के पूरे पंजाब को चलाएगी। हरियाणा स्टेट उठा लो, वो पूरे पूरे हरियाणा को चलाएगी। ऐसे ही कोई भी स्टेट है, वो स्टेट की गवर्नमेंट उस स्टेट के लोगों की भलाई के लिए काम करती है। दो डिवीजन समझ आ गई। एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट पूरी इंडिया को चलाएगी, स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, अपनी अपनी स्टेट को चलाएगी। और उसके बाद पावर और भी डिवाइड कर दी इंडिया में। क्या कर दी, एक लोकल गवर्नमेंट बना दी। जैसे पंचायत होती है गाँव में, पंचायत क्या करती है, अपने लेवल के ऊपर गांव में प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करती है। तो इसको ही, इस स्ट्रक्चर को ही क्या बोला जाता है, फेडरल स्ट्रक्चर बोला जाता है। जब पावर डिवाइड होती है, याद रखना जितनी ज्यादा पावर डिवाइड होएगी उतना ही लोगों का भला होएगा। और जितनी एक बंदे के पास पावर होएगी ना, उतना ही वो लोगों को हो सकता है परेशान करे। आई होप ये बेसिक फेडरलिज्म का मतलब समझ आ गया। अब इसकी डेफिनेशन एग्जाम में आती है, वो आपने याद रखनी है। तो फेडरलिज्म का मीनिंग क्या होता है, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट अंडर पावर डिवाइड बिटवीन सेंटर गवर्नमेंट एंड अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। फेडरलिज्म क्या होता है, एक गवर्नमेंट का ऐसा सिस्टम होता है जिसमें क्या होता है, एक सेंटर गवर्नमेंट होती है जो पूरी की पूरी किसी भी देश को चलाती है, चाहे वो इंडिया है, चाहे वो पाकिस्तान है, चाहे वो यूएसए है। और दूसरा उसकी हेल्प करने के लिए अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट होती है। अदर फॉर्म जो मैंने अभी करवाई है, जैसे इंडिया में है स्टेट लेवल की गवर्नमेंट होती है, लोकल लेवल की गवर्नमेंट होती है। इस स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है, फेडरल स्ट्रक्चर बोला जाता है। उसके बाद एक बात आपने साथ में ये नोट रखनी है, क्या नोट रखनी है, ऑल गवर्नमेंट रन देयर एडमिनिस्ट्रेशन इंडिपेंडेंटली विदाउट एनी इंटरफेयर्स। अब जितनी भी गवर्नमेंट होती है, एक गवर्नमेंट तो सेंट्रल गवर्नमेंट होएगी। अब हो सकता है किसी देश में लोगों की भलाई के लिए 10 और गवर्नमेंट लेके आए वो लोग। जैसे हमारे इंडिया में 3 है, और ये तीनों गवर्नमेंट क्या है, इंडिपेंडेंटली काम करेंगी। किसी से पूछना नहीं है भाई। अगर किसी पंजाब की सरकार ने कोई पंजाब के लोगों की भलाई के लिए कोई स्कीम लेके आनी है, तो सेंटर से नहीं पूछेगी, वो सीधी की सीधी लोगों की भलाई के लिए लागू कर देगी। और इंटरफेयर नहीं करती है एक दूसरे में। ऐसे नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट पूछेगी हाँ भाई तूने भलाई के लिए काम क्यों किया लोगों की, हमें पूछा नहीं है। वो तो राजे महाराजे वाला सिस्टम हो जाएगा ना, वो तो फेल है, वो तो डेमोक्रेसी बोली नहीं जाएगी। तो अपना अपना एडमिनिस्ट्रेशन वर्क है, इंडिपेंडेंटली वो लोग रन करते हैं, जितनी भी टाइप की गवर्नमेंट होती है, और किसी की काम में इंटरफेयर नहीं करते। आई होप यहाँ तक आपको कंसेप्ट अच्छी तरह समझ आ गया। क्वेश्चन यहाँ से एक बुट होता है सीधा की सीधा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेडरलिज्म। तो आपने ये सारा लिख देना है। आगे आपकी टेक्स्ट बुक्स में इस मीनिंग के बाद ना ये वाली पिक्चर शो की गई है। इस पिक्चर में क्या है, वर्ल्ड की सारी कंट्रीज है, और कुछ कंट्री रेड हुई है, कुछ कंट्री रेड नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो तो रेड है वहां पर क्या है, फेडरलिज्म प्रैक्टिस की जाती है, मतलब वहां पर पॉलिटिकल पावर शेयर की जाती है लोगों की भलाई के लिए। इसीलिए इस पिक्चर का नाम क्या है, फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम। जहां पर पॉलिटिकल पावर्स फेडरल सिस्टम से चलती हैं, वो ये वाले रेड वाले सारे देश है, जिसमें हमारा भारत भी है। और एक नीचे लाइन लिखी हुई है, लाइन में क्या है, 25 कंट्रीज 193 देशों में क्या है, वहां पर फेडरलिज्म प्रैक्टिस होती है। और जो ये 25 रेड वाली है ना, वो वर्ल्ड का 40% पॉपुलेशन शेयर करती है। आई होप ये पिक्चर वाला कंसेप्ट आपको अच्छी तरह समझ आ गया। और थोड़ा सा ना यहाँ पर ना पिछले चैप्टर का भी मेंशन किया हुआ है हमने, पिछले चैप्टर में पावर शेयरिंग वाले में। वो भी अगर देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, मैंने बढ़िया तरीके से समझाया है। उसमें क्या है, 2 कंट्रीज की एग्जांपल दी थी, एक था बेल्जियम और एक था श्रीलंका। इन दोनों में से एक ने पावर का सही इस्तेमाल किया था और दूसरे ने पावर का गलत इस्तेमाल किया था। पावर का सही इस्तेमाल किसने किया था, बेल्जियम ने। बेल्जियम की दिमाग की बेल बजी और उसने फेडरलिज्म को अपनाया, पावर को शेयर किया ताकि लोगों का भला हो सके। और श्रीलंका में कौन सी सरकार थी, एक आपने टाइप याद रखना है,
यूनिटरी गवर्नमेंट। हाँ भाई, यूनिटरी गवर्नमेंट क्या होती है? यूनिटरी गवर्नमेंट का मतलब होता है यहाँ पर एक ही लेवल हो, जैसे राजे महाराजे नहीं होते, सिर्फ एक ही लेवल था राजा और उसके बाद कोई भी लेवल नहीं है। तो एक बुराई वाली सरकार होती है जिसमें लोगों की भलाई नहीं होती। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन पुट होके आया था पिछली बार, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिटरी गवर्नमेंट? यूनिटरी गवर्नमेंट क्या होती है? वन लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, जब एक ही लेवल हो गवर्नमेंट का, वो अपने पास ही सारी पावर रखे। तो श्रीलंका ने वो पावर का यूज किया, जहां पर आपने देखा ही था पिछले चैप्टर में, श्रीलंका में बहुत सारे लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा। आई होप आपको यहाँ तक कंसेप्ट अच्छी तरह समझ आ गया और आपको फेडरलिज्म के मीनिंग के बारे में अच्छी तरह समझ आ गया। अब हम डिस्कस करते हैं फेडरलिज्म के फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। इसमें हम ये देखेंगे, आपकी टेक्स्ट बुक्स में आगे मेंशन है, हाँ भी फेडरलिज्म के फीचर्स क्या क्या है, क्या क्या खूबियां क्या क्या है। पहला इसका फीचर है 2 और मोर लेवल्स या टायर्स ऑफ द गवर्नमेंट। इसका मतलब बेसिकली या तो टायर्स बोल दो या तो लेवल्स बोल दो। इस हेडिंग का क्या मतलब है कि जो गवर्नमेंट होती है, जो सरकार होती है, पॉलिटिकल पावर होती है, 2 से ज्यादा लेवल होते हैं फेडरलिज्म में। मतलब 2 तो मिनिमम होंगे तभी वो डेमोक्रेसी मानी जाएगी, तभी वो फेडरलिज्म मानी जाएगी। और 2 से ज्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट भी हो सकते हैं। और मैंने पीछे भी बार बार कहा है, जितने ज्यादा लेवल होंगे गवर्नमेंट में उतना ही लोगों का भला होगा। अब आपने यहाँ पर एग्जाम्पल में लिख सकते हो, इंडिया में जैसे फेडरलिज्म प्रैक्टिस की जाती है, वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट होती है और लोकल गवर्नमेंट होती है। तो पहला पॉइंट समझ आ गया, यहाँ पर 2 या 2 से ज्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती है। अगला फीचर आपने फेडरलिज्म में ये नोट रखना है, जहां पर फेडरलिज्म प्रैक्टिस होती है, ईच टायर हैज इट्स ओन जुरिस्डिक्शन। हर एक लेवल का अपना अपना जुरिस्डिक्शन होता है। इसका मतलब क्या होता है? अधिकार क्षेत्र। अधिकार क्षेत्र का मतलब क्या होता है? जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसका अधिकार क्या है? पूरी की पूरी इंडिया को चलाने का। स्टेट का जुरिस्डिक्शन क्या है? स्टेट लेवल का कोई भी प्रॉब्लम्स है उसको सोल्व करने का। मतलब स्टेट सेंटर के काम में दखल अंदाजी नहीं देगी, उसका अपना अधिकार क्षेत्र है। और लोकल गवर्नमेंट जैसे पंचायत होगी, तो वो पंचायत गाँव के लेवल की प्रॉब्लम को सोल्व करने की कोशिश करेगी। कोई भी नया रूल लेके आना है, वो पंचायत अपनी आप ही डिसाइड करती है, वो कोई भी किसी के काम में इंटरफेयर नहीं करता। अब इसमें कौन कौन से मैटर्स इंक्लूड होते हैं? लेजिस्लेशन के मैटर्स इंक्लूड होते हैं, टैक्सेशन के रिलेटेड कोई भी मैटर्स हैं, और एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो भी मैटर्स हैं। लेजिस्लेचर का मतलब क्या होता है? रूल्स एंड रेगुलेशन लोगों के लिए बनाना। तो सेंटर वाला लेवल है वो क्या करता है? इंडिया के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता है। स्टेट वाला अपनी अपनी स्टेट के अकॉर्डिंगली बना सकता है रूल्स एंड रेगुलेशन। फॉर एग्जाम्पल, किसी भी स्टेट में अगर शराब की बिक्री ज्यादा हो रही है, तो उसको रोकने के लिए कोई भी सख्त कानून बना सकता है। टैक्सेशन के मामले में भी अधिकार क्षेत्र होता है हर लेवल का। और एडमिनिस्ट्रेशन, कैसे किसी भी स्टेट या कोई भी कंट्री को चलाना है, अपने अकॉर्डिंगली शांतिमय तरीके से चला सकती है। जैसे क्लास में टीचर आपको कैसे भी पढ़ा सकता है, उसका मेन मकसद क्या होता है? पढ़ाना। अगर बच्चे शोर डाल रहे हैं तो पनिशमेंट भी दे सकता है। अगर टेस्ट परफॉर्म अच्छा नहीं करते तो उसकी थोड़ी सी खिंचाई भी कर सकता है। मतलब हर एक लेवल का अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है, उसके बाहर वो काम नहीं कर सकता, पर अधिकार क्षेत्र में रह के सारे काम कर सकता है अपने स्टेट या अपने इंडिया लेवल के ऊपर शांति लेके आने को। आई होप 2 फीचर्स आपको अच्छी तरह समझ आ गई। अगला फीचर है इसका डोमिनेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन हमारी इंडिया की ऐसी बुक है जहाँ पर सारे रूल्स एंड रेगुलेशन इंडिया के लिए लिखे गए हैं। अगर इंडिया में कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं मानता तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाती है, उसको सजा भी दी जा सकती है। तो डोमिनेंस का मतलब क्या होता है? सबसे ज्यादा पावरफुल किसको माना जाएगा फेडरलिज्म में? कॉन्स्टिट्यूशन को माना जाएगा, रूल बुक को माना जाएगा। सबसे ज्यादा पावरफुल कौन सा होता है फेडरलिज्म में? वो होता है कॉन्स्टिट्यूशन होता है, उसके अकॉर्डिंगली समाज चलता है। 3 फीचर समझ आ गए। अगला फीचर है इसका सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ कोर्ट्स। अब कोर्ट्स का मतलब क्या होता है? जहां पर लोगों को न्याय मिलता है। अब पिछले पॉइंट में हमने कॉन्स्टिट्यूशन की बात की थी ना, तो कॉन्स्टिट्यूशन की बात अगर कोई नहीं मानता तो कोर्ट्स में उसको सजा मिलती है, कोर्ट्स में उसका डिस्प्यूट सोल्व किए जाते हैं। हमने 3 लेवल किए ना इंडिया के, सेंटर, स्टेट और लोकल। अगर इन तीनों में क्या है, कोई भी डिस्प्यूट होता है किसी भी मैटर को लेके, तो वो कोर्ट्स में सुलझाया जाता है। तो कोर्ट्स की बात सभी लेवल्स को माननी पड़ती है। इस पॉइंट का कहने का ये मतलब है। पहले क्या होता था, राजे महाराजे होते थे, वो किसी की बात नहीं मानते थे, जो उन्होंने करना है वही करना है। उनके लिए कोई कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह कुछ नहीं था, उन्होंने जो बोल दिया वही कॉन्स्टिट्यूशन होता था। पर आज के समय में डेमोक्रेसी के आने से क्या बना? कॉन्स्टिट्यूशन बना। कॉन्स्टिट्यूशन के बनने से कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा गया? हाँ भाई, फेडरलिज्म प्रैक्टिस होनी चाहिए। अगर कोई गलत तरीके से पावर का इस्तेमाल करता है तो वहां पर कोर्ट्स बैठी हैं, तो कोर्ट्स का फैसला सभी को मानना पड़ता है, चाहे वो आम बंदा हो, चाहे वो कोई भी लेवल ऑफ द गवर्नमेंट हो। इसमें आपने एक पॉइंट याद रखना है, कोर्ट्स एक्ट्स एज एम्पायर इन द केस ऑफ डिस्प्यूट्स ऑफ एनी लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। इसका मतलब ये है, जैसे क्रिकेट में थर्ड एम्पायर नहीं होता, जो क्या करता है, सारा का सारा मैच ऑब्जर्व करता है और बताता है हाँ भी ये सही में आउट है या नहीं है। वैसे ही
हमारी कोर्ट्स क्या करती हैं, एम्पायर की तरह सभी काम को वॉच करती हैं। अभी स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, लोकल गवर्नमेंट ने क्या किया, और जिसने भी गलत किया है उसको गाइडेंस देती है, उसको पनिशमेंट भी दे सकती है। कहने का ये मतलब है कोर्ट्स की बात को सभी लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट ने मानना ही पड़ता है। आई होप ये वाला पॉइंट आपको अच्छी तरह समझ आ गया। और लास्ट फीचर है फेडरलिज्म का, फेडरलिज्म हैज ड्यूल ऑब्जेक्ट्स। वो कौन कौन से होते हैं? सेफगार्ड एंड प्रमोट यूनिटी। इन दोनों पॉइंट का कहने का मतलब ये है कि फेडरलिज्म सेफ्टी प्रोवाइड करता है और फेडरलिज्म किसकी गारंटी देता है? यूनिटी को प्रमोट करने की गारंटी देता है। ऐसे लड़ाई झगड़े पैदा नहीं होते जिस समाज में फेडरलिज्म प्रैक्टिस होता है, उल्टा उसके डिस्प्यूट्स को सोल्व किया जाता है। आई होप ये सारे के सारे आपको फीचर अच्छी तरह समझ आ गए। यहाँ से क्वेश्चन यही क्वेश्चन पैट बनता होता है, व्हाट इज द फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। तो ये आपने ना हेडिंग्स बना के बढ़िया तरीके से आपने लिख देना है, जिससे आपके एग्जाम में बढ़िया मार्क्स आ जाएंगे। आगे चलते हैं ना, इसी हेडिंग की ना लास्ट में ना एक टर्म की बात की गई है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। वो टर्म कौन सी है? फेडरेशन के बारे में। बेसिकली अगर हम फेडरलिज्म की बात करते हैं ना इस चैप्टर के अकॉर्डिंग, तो फेडरेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ फेडरलिज्म। और सबसे बड़ा सवाल फेडरेशन होता क्या है और उसकी टाइप्स कितनी है, ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो फेडरेशन का मीनिंग सबसे पहले डिस्कस करवा देता हूँ आपको, जो है फेडरेशन इज ए पॉलिटिकल सिस्टम वेयर पावर इज कॉन्स्टिट्यूशनली डिवाइड बिटवीन ऑल लेवल ऑफ द गवर्नमेंट विद एम ऑफ बैलेंस ऑफ पावर। अब समझाता हूँ आपको। फेडरेशन का यहाँ पर ये मतलब है कि एक ना पॉलिटिकल सिस्टम है, एक राजनीति का सिस्टम है, जिसमें क्या है, पावर्स को डिवाइड किया जाता है जितने भी लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट में हो। जैसे हमने इंडिया की लेवल्स की बात की थी, जिसमें ना सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, वो सबसे ज्यादा पावरफुल होती है। स्टेट गवर्नमेंट सेंटर से थोड़ी सी कम होती है और लोकल गवर्नमेंट के पास सबसे कम पावर्स होती हैं। यहाँ पर आपने नेगेटिव नहीं लेना इस बात को, हाँ भी सर पावर यहाँ पर तो कम हो रही है, तो डेमोक्रेसी में पावर नहीं कम होनी चाहिए। मतलब यहाँ पर पावर कम का ये मतलब है कि हाँ भी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है ना, उसके पास कुछ इंडिया लेवल के ऊपर ज्यादा अथॉरिटीज होती हैं रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने के लिए। और अगर स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो वो अपनी स्टेट के लिए कुछ भी कर सकती हैं। ये एक दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं करेंगे, बल्कि काम को आसान बनाने की कोशिश करेंगे। तो फेडरेशन का मतलब यहाँ पर क्या आने का, एक पॉलिटिकल सिस्टम है जहाँ पर पावर्स को डिवाइड किया जाता है अलग अलग लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट में। इसका एम क्या होता है? पावर्स का बैलेंस बनाने के लिए फेडरेशन की स्थापना की गई फेडरलिज्म में। अब बात कर लेते हैं टाइप्स के ऊपर। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फेडरेशन मेंशन इन योर टेक्स्ट बुक। सबसे पहली है कमिंग टुगेदर फेडरेशन, दूसरी है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। हम इसका मीनिंग पहले देख लेते हैं। सबसे पहले एक बात करते हैं कमिंग टुगेदर फेडरेशन के बारे में। इसमें क्या होता है, इंडिपेंडेंट स्टेट्स कम टुगेदर ऑन देयर ओन टू फॉर्म ए बिगर यूनिट। इसका मतलब ये है जब छोटी छोटी स्टेट्स से कोई एक बड़ी स्टेट बड़ी यूनिट बनती है, उसको बोला जाता है कमिंग टुगेदर फेडरेशन। यहाँ पर लिखा है ना इंडिपेंडेंट स्टेट। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है? आजाद हो किसी के अंडर ना हो। वो स्टेट्स क्या करती हैं? अपनी मर्जी से, ऑन देयर ओन मतलब अपनी मर्जी से एक बड़े यूनिट की स्थापना करती है, उसको क्या बोला जाता है? कमिंग टुगेदर फेडरेशन। इसको याद रखने का तरीका, कमिंग का मतलब होता है आना, तो आते आते मिलते मिलते लास्ट में बिगर यूनिट बन जाता है, उसको बोला जाता है कमिंग टुगेदर फेडरेशन। इसमें आपने एक बात नोट रखनी है, ऑल हैव इक्वल पावर। तो ये माना जाता है जो कमिंग टुगेदर फेडरेशन बनाती है ना छोटी छोटी स्टेट्स, तो इनमें ना जो पावर्स की डिवीजन होती है ना वो इक्वली होती है डिवाइड। फॉर एग्जांपल अगर ए बी सी 3 अलग अलग स्टेट्स हैं, 3 यूनिट है, ये आपस में मिलके कौन सा यूनिट बनाएंगी? बिगर वाला, डी वाला बनाएंगी। तो ए बी सी की पावर क्या आएगी? सेम होएगी। ये कहने का ये मतलब है। इसकी एग्जांपल में आपने याद रखना है यूएसए, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया एक्सेट्रा। ये तीनों के तीनों कौन सी फेडरेशन की एग्जांपल्स है? कमिंग टुगेदर फेडरेशन। उसके बाद बात करते हैं होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन के बारे में। इसकी डेफिनेशन क्या रहेगी? ए लार्ज कंट्री डिवाइड्स इट्स पावर बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट्स एंड स्टेट्स। इसका कहने का ये मतलब है जब कोई भी कंट्री अपने अंदर पावर्स को शेयर करती है अलग अलग स्टेट्स में, तो उसको कौन सी फेडरेशन बोला जाता है? होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। इसमें बात आपने नोट रखनी है, नॉट सेंट्रल गवर्नमेंट इज मोर पावरफुल। इसमें ना सेंट्रल जो गवर्नमेंट होती है ना वो ज्यादा पावरफुल होती है एज कम्पेयर टू अनदर लेवल ऑफ गवर्नमेंट। इसकी एग्जांपल में कुछ देश याद रखने हैं, इंडिया, स्पेन एंड बेल्जियम। होल्डिंग टुगेदर को कैसे याद रख सकते हैं? हाँ भी ये होल्ड करके रखते हैं, अपने देश के अंदर ही पावर होल्ड करके रखते हैं, ये बाहर से नहीं कोई लिंक जोड़ते। ओवरऑल मैं रिवाइज करवाता हूँ, कमिंग टुगेदर फेडरेशन में क्या होता है, जब छोटी छोटी यूनिट मिलके एक बिगर यूनिट बनाती है। जैसे एक एग्जाम्पल उठा लेते हैं यूएसए में। यूएसए में जैसे आप मैप में देख रहे हो, देखो कितनी छोटी छोटी स्टेट्स हैं, इंडिपेंडेंट स्टेट
स्टेट्स हैं जो मिलके लास्ट में किसका नाम दिया गया, उसको यूएसए का नाम दिया गया। मतलब एक छोटी छोटी स्टेट से एक बड़ी यूनिट बन जाती है, उसको बोला जाता है कमिंग टुगेदर फेडरेशन। और होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में एक इंडिया हमारे देश की एग्जांपल पकड़ लेते हैं। इंडिया में क्या है, पावर्स को स्टेट्स में डिवाइड किया गया है। और याद रखना यहाँ पर नोट वाली बात जो मैंने बोली थी, क्या बोली थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है वो ज्यादा पावरफुल होती है एज कम्पेयर टू स्टेट या लोकल गवर्नमेंट से। उधर कमिंग टुगेदर फेडरेशन में क्या था कि सभी की पावर इक्वल ही है, मतलब सभी स्टेट जितनी भी मिलके बनी ना छोटी छोटी, उनकी पावर इक्वल ही है। यहाँ पर 3 क्वेश्चन बन के आते हैं। एक या तो आपको अलग से पूछ लेगा हाँ भी कमिंग टुगेदर फेडरेशन का मतलब क्या होता है और कौन कौन से देश आते हैं इसमें। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ लेगा, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन क्या होती है और कौन कौन से देश आते हैं। या तीसरा क्वेश्चन में पूछ लेगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कमिंग टुगेदर फेडरेशन एंड होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। आई होप आपको यहाँ तक